जय हिंद गाइस। एक बहुत ही बर्निंग इशू के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी करंटली आपने देखा होगा कि लद्दाख में जो इशू चल रहा है, ये इशू कितना सेंसिटिव है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कितना वैल्यूएबल रहेगा। सोमनम वांगचू जो कि थ्री इडियट्स के फुनसुंग वांगडू के जो कैरेक्टर थे, वो भी बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइटेड हो रखे हैं और उनका हाउस अरेस्ट का भी एक वीडियो आया था। 1-2 साल से लद्दाख वाले अपने आप को शेड्यूल 6 के अंदर इंक्लूड करने की मांग बढ़ा रहे हैं और जो उनकी मांगों के अगेंस्ट में जो भी पुलिस कार्रवाई चल रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई चल रही है या उनके समर्थन में जो भी कमिटीज़ बनी, उनकी रिकमेंडेशंस हुई, उन सब को लेकर के मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स बताऊंगा। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स भी बताऊंगा, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट का क्या रवैया है, लद्दाखी पीपल क्यों शेड्यूल 6 में अपने आप को इंक्लूड करने की मांग रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लद्दाख में 6th शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं, इसको लेकर के आप मेरी इस फिल्टर्ड रिपोर्ट को समझें तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले लद्दाख्स डिमांड ऑफ 6th शेड्यूल, व्हाई दिस इज हैपनिंग। मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये समाचार में क्यों है आजकल, दूसरा ये किस चीज़ की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, और चौथा शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, ये दिसंबर लास्ट में अभी होम मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई थी, लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, और उसी के ऊपर ये जजमेंट आया था कि उनकी जो रिपोर्ट है उसने लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने से मना कर दिया। सो दिस हाई पावर्ड कमिटी फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है, टू इंक्लूड इन 6th शेड्यूल, टू इंक्लूड इन 6th शेड्यूल इज पॉसिबल और नॉट, ये चीज हमारी न्यूज में चल रही थी और उन्होंने बेसिकली इस चीज को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं सर, हम नहीं आपको डाल सकते। तो उन्होंने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। अब लद्दाखी लोग क्यों अपने आप को 6th शेड्यूल में डालने के लिए उतावले हो रहे हैं या फिर वो अपने इन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 चीजों के लिए वो लड़ रहे हैं। एक, लैंड, उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो ज़मीन पर जो हमारे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ये छीने जाएंगे धीरे धीरे करके, खास तौर पर जब से यूटी बना है। मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ लद्दाखी सोशल एक्टिविस्ट्स ने ये भी दावा किया है कि हम लोग जब जम्मू कश्मीर के हिस्से में लद्दाख था तो हम उस टाइम बेटर थे एज कंपेयर टू यूनियन टेरिटरी के बाद। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं यूनियन टेरिटरी के बाद, ऐसा उनका मानना है। प्रैक्टिकली अब तो इस पर डिस्कशन हो सकता है। तो वो अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट को बचाना चाहते हैं। तो अब कैसे सर इनका एम्प्लॉयमेंट, लैंड रिसोर्सेज कैसे हैम्पर हो रहा है, मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले लद्दाखी लोग अपने आप को शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो शेड्यूल ट्राइब में ऐड हो जाते हैं तो फिर वो 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल में जा सकते हैं। और 6th शेड्यूल जो स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइब के राइट्स की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये लोग उसमें जाने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वहां से इनको बहुत सारे एक्सक्लूसिव राइट्स अपने एरिया के कंट्रोल और मैनेजमेंट को लेकर के मिल जाएंगे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज इन आर्टिकल 366, देखो आर्टिकल 366 में शेड्यूल ट्राइब कौन होते हैं उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेगा कि वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, कहां पर है डेफिनेशन, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 366, बस इतना याद रखना। तो ये बोल रहा है कि सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट और ग्रुप्स विद इन सच ट्राइब्स or tribal communities as are deemed under article 342 to the scheduled tribes for the purpose of this constitution। यानी कि पहले ये बोल रहा है कि यार शेड्यूल ट्राइब वो होगा जो आर्टिकल 332-42 के तहत शेड्यूल जिनको मान्यता मिल जाएगी, और 342 में प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कंसिडर अ ट्राइबल कम्युनिटी एज अ शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी।
तो ये घुमा दिया है, देखो वो कह रहा है कि 360 में डेफिनेशन है, लेकिन वो होगा शेड्यूल ट्राइब जो 342 के तहत शेड्यूल ट्राइब बन जाएगा। तो दो आर्टिकल्स हैं शेड्यूल ट्राइब को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में, एक हो गया 366 और दूसरा हो गया 342। सिंपली अगर हम बात करें 342 के हिसाब से, तो शेड्यूल ट्राइब क्या है? दोज दैट हैव बीन लिविंग इन आइसोलेशन इन हिल्स एंड फॉरेस्ट एरियाज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि ऐसी कोई जाति, जनजाति जो पहाड़ों में रहती है या नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल सोसाइटी से बिल्कुल आइसोलेटेड रहती है, बिल्कुल अलग रहती है, उनका कल्चर, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या एरिया ही पूरा का पूरा आइसोलेटेड है, तो बिल्कुल अलग है, जो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उनका कोई लेना देना नहीं है, वो शेड्यूल ट्राइब के दायरे में आता है, ऐसा उसकी डेफिनेशन में बोला जा रहा है। तो थोड़ा बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन सर लद्दाखी लोगों का डर क्या है? उनको क्या डर लग रहा है? यूनियन टेरिटरी बनने से तो बहुत खुशी मनाई थी। आप याद करो 2019 में जब 370 रिवोक किया था, तो उस टाइम पर आप लद्दाखी लोगों के वीडियोस वगैरह देखोगे तो दे वर क्वाइट हैप्पी विद दैट, वो तो मजे ले रहे थे। लेकिन अब पिछले 2-3 साल में ऐसा क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया कि नाउ दे आर सैड अगेंस्ट इट। सबसे पहले तो जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, लद्दाख की सारी एक्टिविटीज ब्यूरोक्रेट्स के हैंड में चली गई है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई यूनियन टेरिटरी बनती है तो जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एलजी के पास आ जाता है, ठीक है ना, या एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाता है। और एलजी एक ब्यूरोक्रेट होता है, सरकारी ऑफिसर होता है, ये ब्यूरोक्रेट होता है, सारे के सारे लोग इसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो आईएएस पीसीएस होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है, तो बजट बनाना है या फिर जुडिशरी अप्लाई करना है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज करनी, सब ब्यूरोक्रेट्स के हैंड में चला गया। अब लद्दाखी लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रही थी तो पहले इनकी सरकार होती थी श्रीनगर में, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के अंडर में थे। अब इनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो अब इनको दिल्ली में बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एलजी से प्रॉब्लम है तो एलजी किसको रिपोर्ट करता है? एलजी किसको रिपोर्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, यानी कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। तो बताओ, अब लद्दाखी लोगों को हर इशू के लिए दिल्ली पर निर्भर करना पड़ रहा है, और दिल्ली श्रीनगर से उनके दूर है। अब दिल्ली तो दूर है ही ना। पहले क्या था? पहले मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर था, तो इधर लेह लद्दाख वाला एरिया था, तो उनको बस श्रीनगर जाना था। अब यहां पर उनको जाना है 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर दिल्ली, तो दिक्कत थी। तो पहली दिक्कत होगी कि सब ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है यहां पर। ऊपर से जो डोमिसाइल पॉलिसी यूटी बनने के बाद चेंज हुई थी, उसने भी दिक्कत पैदा कर दिया। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को वहां के रिसोर्सेज पर, एम्प्लॉयमेंट पर, एक्सक्लूसिव लैंड पर एक्सक्लूसिव राइट्स थे। बाहर का आदमी ना तो वहां जमीन ले सकता था, ना वहां की नौकरियों पर अधिकार जता सकता था। अब जब 2019 में डोमिसाइल पॉलिसी आई है तो उसने क्या करा है? इट चेंज्ड द अर्लियर सिटीजनशिप। पहले क्या था कि जो एम्प्लॉयमेंट में और वहां की जो डेमोग्राफी कॉम्पोजिशन बनी हुई थी उसमें वहीं के लोकल लोगों का ज्यादा राइट थे। अब जब डोमिसाइल पॉलिसी आई तो अब क्या हो गया है कि जो ए, बी और सी पोस्ट्स हैं, या जो गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट्स हैं, ए बी सी, ग्रुप ए बी सी, आईएएस पीसीएस और ग्रुप सी, तो वहां पर आउटसाइडर्स भी अलाउड हो सकते हैं। सिर्फ लेवल 4 यानी कि डी ग्रुप के लोग जो होंगे वो डोमिसाइल होल्डर्स को ही अवेलेबल होगा, यानी कि डी ग्रुप की पोस्ट जो होती है, जो सबसे नीचे तबके की जो सरकारी नौकरी होती है, केवल वो मिलेगा वहां के लोकल लोगों को। बाकी लोगों पर बाहर के लोग भी आ सकते हैं। तो ये उनको एम्प्लॉयमेंट का दिक्कत हो रहा है। ऊपर से वहां 2 हिल काउंसिल ऑलरेडी बनी हुई है, पहाड़ी काउंसिल बनी हुई है, एक लेह और दूसरा कारगिल। लेह और कारगिल बना हुआ है, दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, बट 2 काउंसिल होने के बावजूद कि यार यहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हिल काउंसिल्स हैं, तो तब जाकर के तुम शेड्यूल 6 में हमें शामिल कर दो, फिर भी नहीं कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद इनके पास पहले राइट टू लैंड था पहले, ठीक है ना, जमीन का अधिकार था पहले, अब वो चला गया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा है ना कि पहले वहां के लोकल सिटीजन्स को ये अलाउड था कि वहां की जमीन पर सिर्फ वहीं के लोगों का राइट होगा। अब कुछ जमीनें सिस्टमैटिक तरीके से बाहर के लोग भी एक्वायर
कर सकते हैं। तो ये लद्दाखी लोगों का सबसे बड़ा डर है, नौकरियां जाएंगी हाथ से, इश्यूज के ऊपर ब्यूरोक्रेसी हावी होगी, लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है उनको, ना मिलेगा। और भाई जब दिल्ली में इतने बुरे हाल है तो यहाँ पर तो क्या होगा फिर। एंड राइट टू लैंड वो भी इनके हाथ से छीना जा रहा है। तो ये है लद्दाखी लोगों का डर। अब इस डर के खिलाफ जब लद्दाख बना था अलग यूनियन टेरिटरी, तो ये तभी से ये मांग हो चुकी थी 23। तो तब आपको पता है कि आर्टिकल जो हमारा 333 है, 338 है, ठीक है, इसके अंदर शेड्यूल्ड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है ना। एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी है, और एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो 338 शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट जमा कराई थी, ठीक है। और उस रिपोर्ट में ये चीज को माना, रिकमेंडेशन दिया कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में जोड़ा जाना चाहिए। अगर आप उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट दे दिया है। उन्होंने बोला कि यार 90% लद्दाख की पॉपुलेशन तो ट्राइबल है और उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर भी है, तो उस नजरिए से इनको हम शेड्यूल ट्राइब में डाल सकते हैं। तो जो 6th शेड्यूल में अगर हम इंक्लूजन कर देंगे तो उससे क्या मदद मिलेगी कि एक उनके वहां की डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन होगी, पावर्स उनके पास आएगी, लोकतांत्रिक शक्ति हस्तांतरण होगा, उनके पास भी कुछ शक्तियां होंगी। और अगर उनके पास कुछ लोकल लेवल पर शक्तियां होंगी तो फिर उस रीजन में फंड्स का ट्रांसफर बहुत स्पीडी हो जाएगा और डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एज पर अंडर आर्टिकल 338A उसने अपना रिपोर्ट 2019 में दे दिया है कि सर आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। अब ये रिपोर्ट गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब पार्लियामेंट में रखी जाती है। पार्लियामेंट में इसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, हमारे जो अमित शाह जी हैं, उनके पास ये रिपोर्ट दिया कि इस पे कुछ करो। लेकिन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है वो भी जानना जरूरी है। देखो, आपको एक तरफ लद्दाखी लोगों का क्या डर है, क्यों वो शेड्यूल 6 में आना चाहते हैं, इसके बेसिक टेक्निकल पॉइंट्स पता होने चाहिए। जनरल पॉइंट से एग्जाम क्रैक नहीं होगा सर, जो एंटरटेनिंग न्यूज में जो पॉइंट्स होते हैं उनसे नहीं होगा। आपको वो सोर्सेस से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जो टेक्निकल पॉइंट्स है। तो मैंने आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताए हैं ना। फिर उसके बाद मैंने आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की क्या रिकमेंडेशन है वो भी बताई। अब समझते हैं कि सरकार ने इस पर क्या काम किया। सरकार बोली कि भैया हमको जल्दबाजी नहीं है, हम जल्दबाजी में नहीं है कि एकदम से दे देंगे, ना जी सर, दे आर नॉट वेरी ईगर। और ऊपर से वो सरकार बोल रही कि भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देख लो, लद्दाख वालों, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 6 पढ़ लो, वहां क्लियर लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल 6 है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को है। तो अब आपको अगर शेड्यूल 6 का नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शेड्यूल 6 के अंदर सिर्फ 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, जहां के वो भी कुछ एरियाज वहां के कुछ एरियाज जो चिन्हित हो जाते हैं, जो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि ये वाला एरिया शेड्यूल 6 के अंदर आएगा। तो वो 4 सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनफैक्ट मणिपुर भी लड़ रहा है शेड्यूल 6 के अंदर आने के लिए। बाकी उसने बोला है कि फॉर द रेस्ट ट्राइबल एरियाज हमारे पास 5th शेड्यूल है। बाकी देश के जो भी ट्राइबल एरियाज को आपको उनको शेड्यूल ट्राइब देना है तो 5वें अनुसूची से दे दो। लेकिन तुम तो 6th वाला ही मांग रहे हो, क्योंकि 5वीं में कम राइट से, 6वीं में ज्यादा राइट से, ठीक है। और चौथी चीज वो बोल रहे हैं, यार तुम लोग शेड्यूल 6 की क्यों लड़ाई कर रहे हो यार, क्यों तुमको डर लग रहा है कि हमारा जमीन छीन जाएगा, नौकरी छीन जाएगी, ये सब। अरे देखो, हमने अभी लद्दाख को जितना भी फंड दिया था, द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली इंक्रीज्ड द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम 10 to 45%। ये बोल रहे थे यार हमने तो तुम्हारा उल्टा से, तुमको नौकरी का डर लग रहा था तो हमको 10 से बढ़ा करके 45% तो तुम्हारे वहां की नौकरियों के लिए, जो तुम्हारे वहां की नौकरी होंगी ग्रुप सी की पोस्ट पे या वगैरह, उस पर 45% तुम्हारे ही होंगे। पहले तो 10% था बल्कि,
ऊपर से जो हम फंड आपको एक रिपोर्ट, इसमें सरकार ने यह भी रिपोर्ट दिया था कि जो भी हमने लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फंड्स दिए थे वो टाइम के अंदर सारा परफेक्ट यूटिलाइजेशन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपका विकास नहीं कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको नौकरियों में थोड़ा सा वैल्यू कम दे रहे हैं, हमने तो सब ठीक ठाक किया है। तो सरकार कह रही हम तो यार देखो यूटी बनाते हुए ही बिना शेड्यूल 6 के आपको आपके भलाई कर रहे हैं, बट लद्दाखी लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है, सरकार का ऐसा मानना है। अब सवाल आता है आर्टिकल 244 क्या चीज है। एक आर्टिकल 244 आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर देखो, एज पर दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के तहत कोई भी स्टेट अगर शेड्यूल ट्राइब घोषित हो गया है या यूटी शेड्यूल ट्राइब घोषित हो गई है तो वहां पर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि एडीसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये बनाए जा सकते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र जिला परिषद, ठीक है, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बॉडी होगी। जैसे आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे पंचायतों में जिला पंचायत होती है ना, या म्यूनिसिपैलिटीज में नगर निगम होते हैं, तो ऐसे ही एक ऑटोनॉमस डिस्टिंक्ट काउंसिल्स बनाई जाएगी जिसको कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स, कुछ जुडिशियल पावर्स, कानून की शक्तियां, और कुछ फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्वतंत्रता दी जाएगी स्टेट के अंदर ही। एज ऑफ नाउ इस आर्टिकल 244 के तहत सिर्फ 4 स्टेट्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको शेड्यूल 6 में आने का मौका मिला है, और वो एक है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। ये 4 स्टेट्स आप याद रखिएगा। अब यहां पर लद्दाख आना चाहता है, जबकि सरकार कह रही भाई ये तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं है। समझते हैं कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, या कौन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है। देखिए, जो भी एरिया, अगर मान लीजिए मैंने कल लेह एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये लेह एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, और कारगिल एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। अब मैंने लेह की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग बना दी और कारगिल की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग बना दी। माना बात अगर ये शेड्यूल 6 में चला जाता है तो इस एरिया का एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री बन जाएगा, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री बन जाएगा और उसको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो सोचो कि ये पूरा का पूरा जो लेह है, ऐसे उसमें क्या होता है कि जो गवर्नर या जो एलजी होता है, द गवर्नर, और यूटी के कॉन्सेप्ट है, तो जो एलजी है इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। ये जो काउंसिल बनेगी वो गवर्नर के पास शक्ति होती है, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है। और फिर इस एरिया में पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट या उस पर्टिकुलर स्टेट के, अगर मान लो किसी स्टेट में बनता है ये, दे डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनॉमस काउंसिल्स, उनके बनाए गए कानून यहां लागू नहीं होते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, यानी यहां किसका कानून चलेगा? यहां इन्हीं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लोगों का कानून चलेगा, और उसका भी कॉम्पोजिशन मैं बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना वैल्यूएबल है उन लोगों के लिए, ठीक है। या तो फिर अगर आपको उस स्टेट का कानून या पार्लियामेंट का कानून यहां लागू करना है तो इसमें यहां के हिसाब से मॉडिफिकेशन यहां की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कर सकती है, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन करने की पावर रहेगी गवर्नर या प्रेसिडेंट को। तो इस केस में प्रेसिडेंट ले लेते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में यहां गवर्नर तो होगा नहीं, तो इनडायरेक्टली यहां पर एलजी के थ्रू प्रेसिडेंट ही पावर होगा, यानी कि प्रेसिडेंट की पावर रहेगी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर। अब कोई भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर कोई बन जाता है तो वहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक एरिया है बस, ठीक है। उस एरिया को रन करने के लिए या चलाने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है, एक आप कह लीजिए कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाती है जिसका पार्लियामेंट यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा काम भी होता है, और उसका
कोर्ट के जैसा काम भी होता है, क्योंकि इस बॉडी को उस एरिया की लॉ मेकिंग पावर भी दी गई है, जुडिशरी पावर भी दी गई है, और सर फाइनेंशियल पावर भी दी गई है। तो इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को चलाने के लिए जो संगठन बनाया जाता है, जो बॉडी बनाई जाती है, उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या कंपोजिशन होगा, इसमें टोटल 30 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिनमें से 4 तो नॉमिनेट करेगा गवर्नर या एलजी, और 26 इसमें इलेक्टेड मेंबर होंगे जिनका इलेक्शन वहां की जनता डायरेक्ट अडल्ट फ्रेंचाइज पर करेगी। यानी कि यहां पर जैसे पंचायतों का चुनाव होता है ना, इसी टाइप का इलेक्शन तो होगा। लेकिन ये 30 मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको पेपर में पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर कितने लोग होते हैं। 30 लोग होते हैं, 4 नॉमिनेटेड, 26 इलेक्टेड। इनका टेन्योर 5 साल तक होगा इलेक्टेड वालों का, और नॉमिनेटेड वालों का जब तक गवर्नर या प्रेसिडेंट या एलजी चाहेंगे। तो ये वो बॉडी होती है। इसकी क्या पावर है सर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर समझना। पहली शक्ति है इसकी, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करेगा, यानी कानून बनाएगा वहां के लिए। दूसरी, क्योंकि वहां राज्य के और स्टेट के कानून, सेंटर के कानून नहीं चलेंगे। दूसरा, इसके पास जुडिशरी पावर भी है सर। आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज देख लिए, वो लॉ मेकिंग बॉडी है बट जुडिशरी बॉडी नहीं है। यानी कि ये एक ऐसी बॉडी होगी जिसके पास जुडिशरी पावर भी होगी वहां की, सर न्याय करने की शक्ति भी होगी, कानून बनाने की शक्ति भी होगी, और फाइनेंशियल पावर्स भी होगी सर। या अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हो तो इतना ही याद रखो कि लेजिस्लेटिव पावर में दे विल मेक लॉस बट द गवर्नर्स एसेंट इज मैंडेटरी, या गवर्नर या फिर जो एलजी है उसकी एसेंट मैंडेटरी रहेगी। जुडिशरी पावर में इसमें क्या होगा कि दे विल कॉन्स्टिट्यूट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोड्स, यानी कि विलेज लेवल पर एक अलग से कोड बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग से कोड बनाएंगे। यहाँ जो जिला अदालतें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, वो नहीं चलेंगे सर। फाइनेंशियल में दे विल प्रिपेयर बजट फॉर देयर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड कलेक्ट रेवेन्यू एंड गिव लाइसेंसेस। 3 चीज कर सकते हैं, बजट बनाएंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जो कि अभी बहुत लद्दाख में अभी जो उनके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार है वो बहुत कम है। पार्किंग पूर्किंग, कूड़ा उठाने का रेवेन्यू बस यही है। लेकिन अगर ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगी तो कई सारे स्टेट के जो रेवेन्यू के अधिकार है वो इनको मिल जाएंगे, और माइनिंग वाइनिंग का लाइसेंस भी दे सकते हैं। तो अभी उनके पास माइनिंग वगैरह का लाइसेंस नहीं है, बजट नहीं बना सकते, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन में 1-2 बातें हैं बस। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, क्योंकि भैया असली चीज तो यही है ना जो पूरी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को चला रहा है, इसकी शक्ति पर बात हो रही है। तो अगर इसकी शक्ति को आप विस्तार से देखो तो यहां पर देखो, अच्छे पेपर के लिए आप यहां देखो। सबसे पहली पावर लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें लॉ मेकिंग पावर होगी। गवर्नर की एसेंट हालांकि मैंडेटरी है, किस में लॉ बनाएगा, वहां की लैंड, वहां के फॉरेस्ट, कैनाल, वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स एटसेट्रा। बाप रे कितनी, ये इन पर राज्य सरकार, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है। और ये चीजें अगर शेड्यूल 6 में चले गया तो इस पर फिर उस एरिया में स्टेट और पार्लियामेंट का लॉ इजीली काम नहीं करेगा। दूसरा, जुडिशरी पावर क्या है, विलेज में अदालत बनानी और डिस्ट्रिक्ट में अदालत बनानी है, तो उसको बोला जाएगा विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स। दिस इज फॉर द ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस वेयर ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब विद इन द डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी शेड्यूल ट्राइब होंगे उनके जो भी केसेस होंगे वो यहां निपटाए जाएंगे। और हाँ, ये जो कोर्ट्स होंगे, विलेज कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स, ये वहां अगर हाई कोर्ट है उस स्टेट में तो उस हाई कोर्ट के अंडर काम करेगा या सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करेगा। यानी कि जनरली आप जो स्टेट के अंदर कोर्ट सिस्टम देखते हो वो देखते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और कुछ में और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये भी देखते हो। तो ऐसे उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पर यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट और उसके नीचे बनेगा विलेज काउंसिल कोर्ट। ठीक है ना, तो यहां केस जाएगा, फिर यहां जाएगा और यहां से फिर हाई कोर्ट जाएगा। तो इसका मतलब इनके पास न्याय करने की भी क्षमता है। और पनिशमेंट लेकिन ये 5 साल से ज्यादा के मामलों में नहीं दे पाएंगे। अगर कोई वैसा मामला है जिसमें सजा 5 साल से ज्यादा बन रही है तो वो केस फिर सीधा हाई कोर्ट में जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यार ये तो। जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उम्र कैद की भी सजा दी जा सकती है वैसे देखा जाए नॉर्मल स्टेट्स में। तीसरी शक्ति है इनकी फाइनेंशियल पावर।
तो क्या बताया था मैंने, बजट बना सकते हैं, ठीक है ना, और कलेक्ट रेवेन्यू। तो एक तो ये बजट बना सकते हैं और दूसरा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखो, ये रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं, वहां टैक्स भी लगा सकते हैं। किन किन मामलों पर? प्रोफेशंस, ट्रेड्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इन दैट मार्केट फॉर सेल, टोल ऑन पैसेंजर्स, क्योंकि वो टूरिस्ट एरिया भी है। फिर गुड्स कैरिड इन फेरीज, गाड़ियों में जो सामान जाएगा। टैक्सेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, रोड्स। और बाप रे, बहुत सारे टैक्स के राइट्स मिल जाएंगे इनको। और तीसरी चीज सर जो इंपॉर्टेंट है वो है पावर टू ग्रांट लाइसेंस। ये जो अभी उनके पास राइट नहीं है, अगर उस एरिया में कोई मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, उस एरिया में अगर मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है तो उस वही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है अगर वही लाइसेंस देगी। अगर लेह में हो रहा है तो लेह की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही लाइसेंस देगी। तो इसका मतलब जो आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है शिफ्ट 6th शेड्यूल में आकर के ये बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएगी, इनके एरिया में इन्हीं की चलेगी, क्योंकि न्याय करने का भी राइट है, कानून बनाने का भी राइट है, और पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करना और उसको एक्सपेंड करना का भी इनके पास राइट मिल जाएगा। कोई स्टेट और सेंटर की दखल अंदाजी इसमें नहीं होगी। तो ये है गाइस, इस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके से एकदम टेक्निकल पॉइंट्स पर मैं हॉट टॉपिक्स के ऊपर एनालिसिस का वीडियो बनाता रहूँगा। सो जय हिंद।